नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई पुष्पेंद्र कुमार आज लेके आया हूँ जीके जीएस की एक और न्यू बेहतरीन क्लास, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास को कहीं भी स्किप ना करें, क्लास को पूरा वॉच करें, वीडियो को पूरा देखें, ध्यान रहे दोस्तों। और क्लास एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग, यूपीएसआई के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। और वैसे तो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी व यूपी के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। अदर स्टेट भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट नहीं देख सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होगा वासुदेव कृष्ण थे। कौन थे दोस्तों? वासुदेव कृष्ण थे। दोस्तों, वासुदेव कृष्ण किस कुल से संबंधित थे? दोस्तों, किस कुल से संबंधित थे? वृषणी कुल से संबंधित थे। किस कुल से संबंधित थे? वृषणी कुल से संबंधित थे। ध्यान रहे दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है दोस्तों? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उपनिषद कितने हैं? 8, 108 हैं। 108 उपनिषद हैं दोस्तों, ध्यान रहे दोस्तों। यूनानी लेखकों ने वासुदेव कृष्ण को क्या कहा था? तो आपको पता होगा, हेराक्लीज कहा था। क्या कहा था? हेराक्लीज कहा था दोस्तों। शैव धर्म की प्राचीनता क्या थी? प्रागैतिहासिक थी दोस्तों। क्या थी? प्रागैतिहासिक थी दोस्तों। क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहें दोस्तों, आपको बहुत ही कुछ बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में शिव का नाम क्या था? तो आपको पता होगा, रुद्र था। क्या नाम था दोस्तों? रुद्र था। क्या नाम था दोस्तों? रुद्र था। वाजसनेयी संहिता में रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वामी कहा गया है। किसको? रुद्र यानी शिव को। ध्यान रहे दोस्तों इस चीज़ का। शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय क्या था? पाशुपत था। क्या था दोस्तों? पाशुपत था। क्या था? पाशुपत। भागवत धर्म में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है दोस्तों। कितनी है? 9 है दोस्तों। भागवत धर्म में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य था। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? तो आपको पता होगा, सेंड्रोकोट्स एंड एंडोक्रोट्स। किस दो नामों का प्रयोग किया था दोस्तों? किस नाम का किया था? सेंड्रोकोट्स एंड एंड्रोकोट्स का दो नामों का प्रयोग किया था। ध्यान रहे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौर्यकालीन के प्रमुख प्रांत एवं उनकी राजधानियां मैंने ली हैं दोस्तों, कुछ ध्यान से देखें ऐसे करके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। उत्तरापद की राजधानी क्या थी? तो आपको पता होगा, तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? तो क्या थी दोस्तों? दक्षिणापथ की राजधानी सुरवणगिरी थी। क्या थी? सुरवणगिरी। ध्यान है दोस्तों। कलिंग की क्या थी? तोसली थी। कलिंग की क्या थी? तोसली थी। अवंतिरट्टी की क्या थी? उज्जैनी। अवंतिरट्टी की उज्जैनी। प्राच्य एवं प्राची क्या थी? पाटलिपुत्र थी। प्राच्य एवं प्राची क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ध्यान रहे दोस्तों, प्राच्य एवं पाटलिपुत्र थी। ध्यान रहे दोस्तों। तो नोट्स जरूर बनाते चलें साथ साथ दोस्तों। अगर नोट्स आपने नहीं बनाए हैं तो नोट्स बना लें दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं नोट्स। उस टाइम पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता है तो हम नोट्स के लिए, क्योंकि क्लास हमें एक दिन में सब कुछ नहीं ले सकते, तो नोट्स को हम रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूँ, आप नोट्स बनाते चलें, साथ साथ बनाते चलेंगे। एक दिन में सब कुछ नहीं किया जा सकता दोस्तों, ध्यान रहे दोस्तों। और भी सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, रीजनिंग, मैथ। अगर जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम है तो हिंदी भी पढ़नी रहेगी। ऐसे ही मान लो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के एग्जाम होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो उन सब्जेक्टों को एक दिन में नहीं पढ़ सकते, तो आप उनके नोट्स जरूर रिवाइज कर सकते हैं 1-2 दिन पहले से उनको। तो ध्यान रहे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? तो आपको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में कौन आया था? तो आपको पता होगा, मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज। ध्यान रहे दोस्तों, कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। ध्यान रहे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो आपको पता होगा, अशोक ने कराया था। किसने कराया था दोस्तों? अशोक ने कराया था। प्यारे साथियों, अंत तक क्लास को देखें, अंत तक क्लास को जरूर देखें। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? तो आपको पता होगा, चंदेल वंश के शासक ने कराया था। किस वंश के शासक ने कराया था? चंदेल वंश के शासक ने करवाया था। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदायी थे। कौन थे? चंद्रवरदायी थे। पृथ्वीराज विजय के लेखक का क्या नाम था दोस्तों? जयानक था। क्या नाम था? जयानक। ध्यान रहे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुमार संभवम की रचना किसके द्वारा की गई है? कुमार संभवम जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है? तो कालिदास द्वारा की गई है। किसके द्वारा? कालिदास द्वारा। राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं?
राजतरंगी के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपको पता होगा कल्लड़ है। इसका वर्णन मतलब किस में मिलता है? कश्मीर के इतिहास का, मतलब राजतरंगी में किसका वर्णन किया गया है? तो आपको पता होगा कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। किसका इतिहास वर्णन किया गया है? कश्मीर के इतिहास का दोस्तों। मुद्राक्षस के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा विशाखा दत्त थे। कौन थे? विशाखा दत्त थे। ध्यान रहे दोस्तों, कौन थे? विशाखा दत्त थे। इस चीज़ का आप ध्यान रख के चलेंगे, नोट्स बनाते चलें, साथ साथ मेरे साथ ही नोट्स बनाते चलें, बिल्कुल मेरी तरह। आने वाले किसी भी एग्जाम को में आपको जीके जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा निचोड़ जीके जीएस का है। मुद्राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखा दत्त थे। किलों के निर्माण पर सर्वप्रथम ध्यान देने वाला शासक कौन था? बलबन था दोस्तों। कौन था? बलबन था। किले के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था। चोल काल में किस मूर्ति का निर्माण हुआ था? तो आपको पता होगा नटराज का। किसका हुआ था? नटराज का। चोल काल में नटराज मूर्ति का निर्माण हुआ था। आपको पता ही होगा किस मूर्ति का निर्माण हुआ था? नटराज का। ध्यान रहे दोस्तों, किस मूर्ति का निर्माण हुआ था? नटराज का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। अब मैंने क्वेश्चन लिए हैं पॉलिटी से। किससे लिए हैं? पॉलिटी से दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों, आपको राजनीति शास्त्र और भारतीय संविधान से दोस्तों कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट PYQ लिए हैं 2024-25 के लिए। तो लास्ट तक जरूर बने रहें। बंगाल में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रणेता कौन थे? तो आपको पता होगा राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। कौन थे दोस्तों? राजा राम मोहन राय। अच्छा दोस्तों, एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, आधुनिक भारत का अग्रदूत भी इन्हीं को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का अग्रदूत तथा देश का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता। आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो आपको पता होगा, तो ब्रिस्टल में हुई थी, लंदन में जो पड़ता है, लंदन में जो पड़ता है ब्रिस्टल, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होगा राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। आपको पता होगा 1857 की क्रांति की 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 10 मई को मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। 1857 की क्रांति के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो आपको पता होगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। ध्यान रहे दोस्तों, किसकी चर्बी वाले? गाय की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था, और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। ध्यान है दोस्तों, इसलिए इसको नाम दिया गया चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। 1857 की क्रांति के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ध्यान है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको पता होगा भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य है वो भारतीय जनता को न्याय, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार दिलाना है। क्या है? लेकिन ऐसा तो नहीं है दोस्तों। भारतीय जनता को न्याय, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार दिलाना, क्या दोस्तों ऐसा रियल में होता है? नहीं होता ना। जनता को न्याय मिल पाता है? नहीं मिलता। आपको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में, जनता को पूर्णतः न्याय नहीं मिल पाता है। जैसा कि आप समझते होंगे, जैसे कोई व्यक्ति है कहीं मजदूरी कर रहा है तो उसकी मजदूरी मार देते हैं। कोई व्यक्ति कहीं जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है। समझ गए दोस्तों? तो ऐसा होता है, सैलरी कट कर देते हैं, कम कर देते हैं दोस्तों, ऐसा भी होता है। कई कंपनियों में ऐसा हो रहा है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत तथा इंडिया दोनों नाम उल्लिखित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत तथा इंडिया दोनों नाम उल्लिखित हैं। दोनों नाम उल्लिखित हैं। अब चलते हैं प्रस्तावना की ओर। प्रस्तावना की ओर दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए? कब जोड़े गए दोस्तों? तो आपको पता होगा 42वें संविधान संशोधन से। कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन से। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। कौन से के तहत? 1976 के तहत जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन से। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है दोस्तों अब तक। प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन से। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रख के चलना है आपको। एक ही बार संशोधन हुआ है, इसका ध्यान रखना आपको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
25 का संबंध किससे है तो आपको पता होगा धर्म की स्वतंत्रता से। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो सकता है, वो अपने धर्म को बढ़ावा दे सकता है, ना कि किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए बढ़ावा दे अपने धर्म को। ऐसा नहीं कर सकते आप, इसके विरुद्ध आप पर कार्रवाई हो सकती है, ध्यान रहे दोस्तों। तो आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसकी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में इसका मतलब संबंध है, इसका धर्म की स्वतंत्रता से। आप किसी भी संबंध का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 25 में। ध्यान रहे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए। कौन से अनुच्छेद के तहत? 36 से 51 के अंतर्गत के शामिल किए गए, भाग 4 के तहत। ध्यान रहे दोस्तों। भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको पता होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे दोस्तों। इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन थे? गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे दोस्तों। कौन थे? गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन मैंने लिए भारतीय अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रिवाइज जरूर करते चलें साथ साथ, और नोट्स बनाते चलें। इस चीज़ का ध्यान रखें, मैं हर बार में यही कहता हूँ। और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। नोटिफिकेशन आपको तुरंत आता रहे, जैसे ही वीडियो आप तक पहुँचे तुरंत नोटिफिकेशन आए, आप तुरंत क्लिक करके जरूर देखें वीडियो का। 20 मिनट का 25 मिनट का टाइम निकाल के जरूर देखें। 20 से 25 मिनट की वीडियो होती है, 15 से 25 मिनट तक की भी बना देता हूँ, कभी कभी 15 मिनट की भी होती है दोस्तों। तो आप वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, नहीं तो आप कुछ थोड़ा बहुत भूल सकते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान होता है। बीच में कहीं छोड़ देंगे तो वो आपसे छूट जाएगा, तो आप बहुत कुछ छोड़ सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अर्थव्यवस्था के प्रधान उधारी दर होती है वो PLR, वो किस मामले में होती है? इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। भय ब्याज दर पर होती है, आपको ध्यान रखना है। भय किस दर पर होती है? ब्याज दर पर होती है, जिस पर बैंक अपने स्तर पर विश्वसनीय यानी जो मतलब विश्वास, जिस पे विश्वास होता है उस ग्राहक को ऋण देता है। बैंक किसको देता है? उस ग्राहक को ऋण देता है जिस पे विश्वास होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 फरवरी 2011 से प्रारंभ स्वाभिमान कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा रहित बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना। क्या था दोस्तों? आपको पता हो क्या कार्यक्रम था? ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा रहित बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना का क्या था दोस्तों? मुहैया कराना। दोस्तों ध्यान रहे आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपको कुछ मैंने बैंक लिए, उनकी स्थापना वर्ष लिया है, तो आपको पता हो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1955 में हुई थी दोस्तों। एक क्वेश्चन और है, RBI की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होगा 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। ध्यान रहे दोस्तों। अग्रणी बैंक योजना की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होगा 1969 में हुई थी दोस्तों। 1969 में हुई थी दोस्तों। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1975 में। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। मैंने क्लास नंबर जो 6 कराई है उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने उठाया है, नाबार्ड बैंक वाला। तो आप उस क्लासों को देख लें। जो क्लासें आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी तो वो भी क्लासें जाकर जरूर देखें दोस्तों। क्लास नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो क्लासें अवश्य देख के आएँ। 15 से 20 मिनट की क्लास है, 1 से 1.5 घंटे में आपकी वो क्लासें हो जाएंगी अगर निरंतर देखेंगे तो। ना चाहें तो एक दिन में 2 देख सकते हैं, 2 करके देखेंगे तब भी देख सकते हैं। आप नोट्स साथ साथ बनाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा लगेगा आपको अगर नोट्स साथ साथ बनाते चलेंगे VIP करके और याद कर करके, तो आपको 1 घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा क्लास को पूरा वॉच करने में। चाहें तो आप पहले क्लास देख सकते हैं, उसके बाद नोट्स के साथ बना सकते हैं, क्लास दोबारा देख सकते हैं। तो क्लास को दोबारा देखेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा आपको। 1 से 2 बार क्लास देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको GK GS, और पूरा निचोड़ है। तो आप क्लास में अंत तक जरूर देखें, क्लास को कहीं भी स्किप ना करें। मुद्रा एवं साख। मुद्रा एवं साख क्या होता है? भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारत में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में, 14 जुलाई 1969 में किया गया था दोस्तों। दूसरी बार कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। 15 अप्रैल 1980 में किया गया था दोस्तों, ध्यान रहे।
वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा वर्तमान में 12 रह गई है कुल। कितनी रह गई है? 12 रह गई है। तो आपको पता होगा 1925 में से कुल 12 बची है। अब ध्यान रहे दोस्तों, भारतीय रुपये को मार्च 1994 में चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया। कब बनाया गया? 1994 में दोस्तों, ध्यान रहे इस चीज़ का। कब बनाया गया? 1994 में चालू खाते में परिवर्तनीय हेतु बनाया गया था। आपको दोस्तों याद रहे। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कब हुआ था दोस्तों? मौद्रिक नीति का निर्माण आपको पता होगा आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है दोस्तों। एक क्वेश्चन और है दोस्तों जिसको मैं आपको बताता हूँ, लेके नहीं आया हूँ दोस्तों, अगली क्लासों में ले आऊँगा उस क्वेश्चन को। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो आपको पता होगा कब रही थी? कब रही थी दोस्तों? 1951 से 1956 के बीच में दोस्तों। कब रही थी? 1951 से 1956 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना आई थी। कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। अब चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है उसकी ओर, भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024-25 के लिए, एसएससी वगैरह के लिए, सभी के लिए। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, आप क्लास को पूरा वॉच करें। ज़्यादा 5 मिनट की क्लास और बची है, क्लास को अंत तक देखें दोस्तों। नर्मदा एवं नदियों के मध्य कौन सी श्रेणियाँ स्थित हैं? तो आपको पता होगा सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं। कौन सी? सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं। तो आपको पता होगा दक्कन पठार का भाग है। कौन है दक्कन पठार का भाग? तो आपको पता होगा सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग है। किस पठार का भाग है? सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग है। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली है वो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतीय श्रृंखला है। ध्यान रहे दोस्तों, पर्वतीय श्रृंखला है सबसे प्राचीन अरावली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपको पता होगा अनाईमुडी है। कौन सी? अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 किलोमीटर, 2695 मीटर। कितनी मीटर? 2695 मीटर दोस्तों, 2695 मीटर। झुमरी तलैया कहाँ है? तो आपको पता होगा झुमरी तलैया जो कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा झारखंड में है। झारखंड के कौन से जिले में है? तो आपको पता होगा कोडरमा जिले में है। किस जिले में? कोडरमा जिले में है दोस्तों, ध्यान रहे। कौन से जिले में है? कोडरमा जिले में है दोस्तों, ध्यान रहे। गोदावरी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा गोदावरी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? तो आपको पता होगा बूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के हिमालय में है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? लैगून झील यानी चिल्का झील। लैगून या चिल्का झील कौन सी दोस्तों? लैगून या चिल्का झील। लैगून और चिल्का झील दोस्तों, ध्यान रहे। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपको पता होगा किस नदी बनाया जा रहा है दोस्तों? चिनाव नदी पर। किस नदी बनाया जा रहा है दोस्तों? चिनाव नदी पर। कहाँ बनाया जा रहा है? भारत में। कहाँ बनाया जा रहा है? भारत में। चिनाव नदी है उसके ऊपर बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा पुल है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पुल है दोस्तों। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? लातूर में। लातूर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ की गई? लातूर महाराष्ट्र में दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रहे आपको। कहाँ की गई थी? लातूर महाराष्ट्र में की गई थी दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रहना चाहिए। कहाँ की गई थी दोस्तों? लातूर महाराष्ट्र में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है दोस्तों? बिहार है दोस्तों। कौन सा है? बिहार है। सबसे बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है दोस्तों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटीमा जल विद्युत गृह किस नदी के किनारे है? तो शारदा नहर पर बनाया गया है। किस नहर पर बनाया गया है? खटीमा विद्युत जल गृह शारदा नदी पर बनाया गया है, शारदा नहर पे। किस नहर पे? शारदा नहर पे दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। तो इसी के साथ साथ क्लास को करते हैं हम समाप्त दोस्तों। तो दोस्तों हम कुछ बातें करेंगे, 2-4 बातें हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जल्दी ही मैं मैथ्स की क्लासें प्रारंभ करूंगा, जल्दी ही हिंदी की क्लासें प्रारंभ करूंगा, और दोस्तों रीजनिंग भी जल्दी ही मैं लेके आऊँगा, जल्दी क्लासें। अभी थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा जीके जीएसई का क्लास ले पा रहा हूँ दोस्तों। जब भी टाइम मिलेगा ना तो मैं रीजनिंग, मैथ और हिंदी भी लेके आऊँगा दोस्तों। तो आप क्लास को ज़रूर देखें, क्लास को पूरा वॉच करें दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।